नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्टों में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक की ओर। नया विषय जो अभी तक हमने छुआ नहीं, उसको बातें तो करते रहे राहु और केतु की, मगर उसके बारे में, राहु या केतु के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली राहु केतु है क्या? इतना भ्रम सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। राहु केतु शनि जैसे कि ये देवता ना हो। साइंस इनको मानती है, ज्योतिष इनको मानता है, परंतु भ्रम किरण बुलाया हमारे जैसों ने। हमारे जैसे लोग जो हैं वो भ्रम फैलाते हैं कि राहु केतु से डरते ही रहना, शायद राहु और केतु अशुभ फल देने के लिए ही बने हैं। साइंस इसे इमेजिनरी पॉइंट मानती है, स्मोक की ग्रह मानती है, और हमारा ज्योतिष इसे छाया ग्रह मानता है। इसका अर्थ ही यही हुआ कि इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बाकी 7 ग्रहों की तरह, परंतु इसके बिना सूरज और चंद्र ग्रहण की गणना, इसका गणना करे के बिना सूर्य और चंद्र ग्रहण को हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि कब लगेगा। परंतु इसका किसी ग्रह के साथ, सूर्य या चंद्र ग्रह के साथ बैठ जाना मात्र, उसे ही हम सब सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, चंद्रमा को ग्रहण लग गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। जबकि ग्रहण दोष है क्या? वह सिर्फ और सिर्फ जब ग्रहण लगता है उस समय जो जातक पैदा होता है, हमें उस वहीं पे विचार करना चाहिए। हाँ, जिस समय सूर्य और ग्रहण लगता है तो सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु केतु का होना संभव है, परंतु ये कह देना कि सूर्य के साथ राहु आ गया या चंद्रमा के साथ राहु आ गया तो ये ग्रहण दोष हो गया। मैंने बड़े बड़े आचार्यों, विद्वानों को ये कहते हुए सुना है सोशल मीडिया पे। मंगल के साथ आ गया तो अंगारक दोष बन गया। मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। वे अंगारक दोष का कोई श्लोक है, किस शास्त्र में है, किस विद्वान ने लिखा है? हाँ, सोशल मीडिया जरूर पड़ा है। इन्हीं कारणों के कारण हमारा जो ज्योतिष का स्तर है ऐसे लोगों ने गिरा दिया है। मैं भी एक श्लोक लेकर आया हूं राहु के संबंध में, जो कि मैंने बृहत प्राचर होरा शास्त्र से ही लिया है, और ये श्लोक के अर्थ देखकर आपको जो जितने भ्रम हैं वो निकल जाने चाहिए। अगर ये जानकर भी आप फिर ग्रहण दोष, अंगारक दोष, गुरु चंडाल दोष में फंसे रहते हैं तो आप भ्रमित हैं, रहिए, फिर कोई आपका भ्रम दूर नहीं कर सकता। ये श्लोक जो है, हम बढ़ते हैं श्लोक की ओर। यहां कहा गया है, यदि केंद्रे त्रिकोणे बाह निव संता तमो ग्रहो निवसेवंतो
तमो ग्रहो नाथेन अंतरे ढयो, नाथेन अंतरे ढयो संबंधा योगकार को। मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा हूं ताकि बात समझ में आए। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसन्ता तमो ग्रहो नाथेन अंतरे ढयो संबंधा योगकार को। बहुत क्लियर कहा गया है यहाँ पे पराशर जी ने कि यदि राहु केंद्र या त्रिकोण में है, देखो सभी को मालूम है कि अशुभ भावों में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं। अशुभ भाव कौन से हैं? तीसरा, छठा और 11वां। यहां पर अगर राहु केतु है तो ये शुभ फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। परंतु वो पराशर जी कह रहे हैं अगर केंद्रे त्रिकोणे वा, अगर वो केंद्र के कौन से घर हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। केंद्र के 5वां और 9वां। तीसरे, छठे, 11वें में तो सभी को मालूम है कि शुभ फल देते हैं। अशुभ भावों में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, परंतु केंद्र त्रिकोण में अगर राहु केतु हैं तो वो शुभ फल देते हैं। कैसे देते हैं? आगे लिखा है नाथेन अंतरे ढयो संबंध योगकार को। नाथेन, जब वो केंद्र त्रिकोण के साथ अंतर में आपस में संबंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको समझने के लिए मैं वही कालपुरुष की कुंडली, मेष राशि की कुंडली बना लेता हूं। ये कालपुरुष की कुंडली। अब वो कहते हैं कि अगर केंद्र राहु मान लिया त्रिकोण में है, इसके साथ केंद्र का स्वामी आकर बैठ गया तो उसका जो उस योग का जो फल होगा राजयोग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि राहु त्रिकोण में है, इसे कोई राशि प्राप्त नहीं है, अधिपति नहीं है, परंतु खुद त्रिकोण में है और वो केंद्र के स्वामी के साथ बैठ गया। मान लो चंद्रमा के साथ ही बैठ गया। अब चंद्रमा के साथ बैठा तो फट से ये बात आएगी ग्रहण दोष हो गया, ये तो चंद्रमा बर्बाद कर देगा। और बैठ के भी कहाँ? त्रिकोण में बैठकर इसने इसका भी फल गया, इसका भी गया। बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा होगी केंद्र त्रिकोण के बारे में। जबकि ये केंद्र के साथ, केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा है, ये राजयोग के तुल्य फल देगा। और अगर ये मान लो ये शनि के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, और शनि कहाँ का स्वामी है? केंद्र का स्वामी है, परंतु ये लग्नेश का मित्र भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना, शनि के साथ केंद्र का स्वामी और वो लगन का मित्र भी नहीं, परंतु राहु के साथ युति होने के कारण, क्योंकि
शनि केंद्र का स्वामी था, राहु त्रिकोण में युति बना रहा है, तो ये प्रबल राजयोग के बराबर फल देगा, ये 100% गारंटी है। फल शुभ देगा, जहाँ की बाकी सभी ये कहेंगे ये शनि और राहु दोनों अशुभ ग्रह हैं, बर्बाद हो जाएगी, इसकी दशा आ गई। और शनि और राहु की दशा अंतरदशा में ये शुभ फल देगा। और देखिए, अगर यहाँ पे केतु है, साथ में गुरु आ गया, राहु स्वाभाविक है कि वो सामने सप्तम, उससे सप्तम भाव में होगा, लगन में होगा। तो राहु और केंद्र में, केतु केंद्र में, मगर गुरु कहाँ का स्वामी है? उत्तरोत्तर बली त्रिकोण का स्वामी है। तो यहां भी यही कहा जाएगा, ये केतु ने तो गुरु को खराब कर दिया, आपको नहीं। ऐसा केंद्र का स्वामी राहु के साथ त्रिकोण में योग करे तो राजयोग के बराबर है। त्रिकोण का स्वामी राहु या केतु के साथ केंद्र में योग करे तो वो राजयोग के बराबर है। अगर राहु यहाँ और साथ में गुरु आ गया तो इसको देखते ही क्या कहेंगे? गुरु चंडाल दोष बन गया, गुरु चंडाल दोष बन गया। तो गुरु चंडाल दोष कहाँ लिखा है? कहाँ पे इसका श्लोक अवेलेबल है? मेरे को प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। अगर किसी के पास हो कृपया मेरे को भी भेजिएगा, मैं भी एक बार पढ़ लूँ। मेरे को तो इतनी सालों हो गए राहु केतु के बारे में जानने की कोशिश की, मगर ये गुरु चंडाल का योग का श्लोक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। जबकि ये 100% मैं केंद्र त्रिकोण राजयोग कहता नहीं, राजयोग तुल्य फल देगा, मैं ये कह रहा हूँ। अब और देखिए, अगर मंगल के साथ राहु आ गया यहाँ पे, मंगल के साथ, मंगल क्या है? मंगल लग्नेश है। लगन का पंचम भाव में जाना कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा। और उसके साथ राहु का आना उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया। तो क्या होगा? यहाँ पे कहा क्या जाएगा कि अंगारक दोष बन गया। मैं फिर वही कहता हूँ, मेरे को ये श्लोक नहीं मिले कहीं पे। अगर फिर भी आप ये सोचते हैं कि अंगारक दोष है, ये यहाँ से फल खराब करेगा, तो आप आपकी समझ आपकी है, मैंने नहीं पढ़ा। कृपया ये नेगेटिव जो मेरे इस काम में हैं भाई, ज्योतिषाचार्य विद्वान और सभी जो मेरे पाठक हैं, मेरी उनसे ये विनती है कि इस भ्रम में मत पड़िए कि राहु केतु सिर्फ बर्बादी के लिए है। मैं ये नहीं कहता वो नैसर्गिक तौर पे अशुभ ग्रह हैं, अशुभ फल देते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं वो शुभ फल देना ही भूल गए। जब ऐसे योग बने, हाँ, अगर हम ये होता भी मंगल यहाँ आ गया या मंगल यहाँ आ गया, राहु इसके साथ आ गया, तो हम कह सकते हैं
कि ये स्थिति अच्छी नहीं, एक करेला दूसरा नीम चरा, नहीं? तो फिर हम कह सकते हैं कि स्थिति खराब है। मगर उल्टे सीधे नाम लेकर अंगारक दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, जैसे कि ज्योतिष है दोषों के लिए ही बना। मानते हैं कि राहु पलांदव है, बड़ी खुफिया ढंग से काम करता है, किसी को पता नहीं चलता, मगर स्थान स्थिति बसेन च, ये देख लेना चाहिए भी वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, फिर फल करिएगा। और साथ में गोचर भी देखिएगा, गोचर देखना मत भूलिएगा। अगर इन बातों के बावजूद भी कोई ये कहे कि राहु और केतु तो आ गए, बने ही अशुभ ग्रह फल देने के लिए है, तो वो उनकी समझ है। कृपया मेरी तो ये बेनती ही है कि भ्रम मत फैलाइए, ज्योतिष जरूर कीजिए परंतु भ्रम ना फैलाइए। अगर ये मेरी बात गलत है, कृपया मेरे को श्लोक जरूर भेज दीजिएगा। जिस भी मेरे साथी को एतराज़ हो भी इस शास्त्र में ये लिखा है, उसकी क्लिप मेरे को जरूर भेजिएगा, मैं उसका अति आभारी दूंगा। तो राहु, अगर मोटी मोटी बात मैं दोहराने लगा हूँ, राहु अगर केंद्र या त्रिकोण के साथ के स्वामी के साथ, केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में और त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में अगर संबंध बनाता है तो उसका फल राजयोग के बराबर होता है। ये स्पष्ट है। तो इस पाठ में इतना ही। राहु के दूसरे श्लोकों के साथ अगले पाठ में मिलेंगे और एक पाठ ऐसा भी लेकर आएंगे जिसमें मेरे पास प्रश्न आया था कि जब राहु का प्रभाव होता है तो हमें कैसे पता चलता, हम कैसे महसूस करते हैं कि राहु का प्रभाव हो गया, किन किन बातों से हमें राहु के प्रभाव के बारे में पता चलता है। तो इंतज़ार कीजिएगा। पहले राहु के श्लोक जो 2-3 पाठ में श्लोकों के लूँगा, उसके बाद राहु के बारे में और पाठ दूँगा। कम से कम 5-7 पाठ तो जरूर होंगे राहु केतु के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही विनती है, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।